टॉपिक 8 अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है स्टूडेंट से रिलेटेड। फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो उसका लर्निंग भी अच्छा होगा। अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो उसका लर्निंग भी अच्छा नहीं होगा। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट। अगर उसका मेंटल डेवलपमेंट सही है तो उसका जो लर्निंग है वो भी बहुत अच्छा होगा। तीसरा है इंटरेस्ट अगर स्टूडेंट का अच्छा है तो लर्निंग अच्छा होगा। इंटेलिजेंस लेवल और मेंटल एबिलिटी अगर उसका अच्छा है तो लर्निंग अच्छा होगा। मोटिवेशन लेवल अगर अच्छा है उसका तो लर्निंग अच्छा होगा। इमोशन अगर उसका इमोशन अच्छा है तो उसका लर्निंग भी अच्छा होगा। पॉजिटिव इमोशंस, आशा, हर्ष, स्नेह, अगर ये सब बढ़िया है तो उसका जो लर्निंग है वो भी बढ़िया होगा। नेगेटिव इमोशंस, डर, फियर, चिंता, एंग्जाइटी, बोरियत, मैच्योरिटी, अगर ये सब बढ़िया है तो उसका जो लर्निंग होगा वो भी बढ़िया होगा। कल्चरल कंटेंट, सांस्कृतिक संदर्भ, अगर उसका बढ़िया है तो उसका जो लर्निंग है वो बढ़िया होगा। टीचर से रिलेटेड क्या होता है, टीचर का जो है विषय का जो ज्ञान है वो बढ़िया होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान, बच्चों को जानना, विभिन्न बच्चों का जानना, ये बढ़िया होना चाहिए। जो चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित पर फोकस होना चाहिए। एक्टिव एंड इंटरेस्टेड होना चाहिए। गुड टीचिंग मेथड होना चाहिए। पेडागोजिकल अप्रोचेज जो होता है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ये अच्छा होना चाहिए। तीसरा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है, स्कूल का इन्वायरमेंट बढ़िया होना चाहिए, क्लास का इन्वायरमेंट बढ़िया होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, फैमिली का इन्वायरमेंट बढ़िया होना चाहिए। टॉपिक 9 है अधिगम स्थानांतरण। जब कोई ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्थानांतरण के प्रकार, पहला होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है, पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। ऋणात्मक स्थानांतरण, किसी कार्य को करने का ज्ञान या योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य करने में घातक होता है तब इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक के सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। शून्य स्थानांतरण क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में जब अनुभव ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है तो वहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, जब किसी स्तर पर अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। अब देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होता है, अधिगम अक्षमता, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था वेरिएबल स्टेज है। ठीक है। पहला है डायसलेक्सिया। ठीक है। ये क्या होता है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई होता है। इसमें जो बच्चा है बी के जगह डी पढ़ेगा और सा के जगह वाज पढ़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है डायस्ग्रेफिया। ठीक है। डायस्ग्रेफिया में क्या होता है, लिखने से संबंधित कठिनाई होता है। बच्चा जो है बी के जगह डी लिखेगा और 9 के जगह 6 लिखेगा। डायस्लेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने से संबंधित, डायस्ग्रेफिया में लिखने से संबंधित होता है। डायस्कैल्कुलिया, इसमें गणितीय गणना से संबंधित समस्या होती है।
डिस्मॉर्फिया, इसमें शारीरिक बनावट के आधार पर भ्रम वाली स्थिति होती है। जैसे मोर और मुर्गी में वो अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर आता है डाइसफेसिया, बोलने से संबंधित विकार जो होता है डाइसफेसिया होता है। फिर डाइसप्रैक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार जो होता है, जो कि मोटर स्किल से संबंधित होता है, वो डाइसप्रैक्सिया में आता है। फिर डाइस्थेमिया, तनाव से संबंधित जो होता है जैसे स्ट्रेस, ये किससे होता है, ये डाइस्थेमिया में होता है। अब देखिए ADHD, ठीक है, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। फिर आता है ऑटिज्म, यानी स्वलीनता यानी आत्मकेंद्रितता, दोहराव, रिपीटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियर जो होता है ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। RPW एक्ट 2016 क्या है, RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के प्रकारों से बढ़कर 21 प्रकार कर दिया गया और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास कितना विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। राइट, इसका देखिए RPWD का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज एक्ट 2016। इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियाँ क्या हैं, जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। फिर उसके बाद है स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना। फिर है बुक्स TLM आदि उपलब्ध कराना। एग्ज़ाम पेपर को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना और लिपिक स्क्राइब की सुविधा देना, ठीक है। फिर उसके बाद है गामक या गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल का सही तरीके से नहीं चलना या वो मसल्स का जो है सही तरीके से यूज नहीं कर पाता है, जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ आने की अक्षमता, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए टॉपिक 11वां है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं और इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है और समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, अनुकरण करना, इमिटेशन, मॉडलिंग। इनके प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने बेबो डॉल पर किया। इसमें इन्होंने बच्चों को 3 फिल्में दिखाई। पहला फिल्म प्यार से रिलेटेड था, दूसरा समाज से रिलेटेड था और तीसरा हिंसा से रिलेटेड था। ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग, बच्चे ने जैसा टाइप्स का मूवी देखा, बच्चे ने वैसा व्यवहार अपने डॉल के साथ किया। बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेजेज ऑफ लर्निंग क्या होता है, 4 होता है। पहला होता है अटेंशन, दूसरा होता है रिटेंशन, तीसरा होता है रिप्रोडक्शन और फिर चौथा होता है मोटिवेशन। यानी पहले बच्चे अवधान करेगा, फिर धारण करेगा, फिर पुनरुत्पादन करेगा, फिर अभिप्रेरणा करेगा। टॉपिक 12 जेंडर या एक सामाजिक संरचना, सोशली कंस्ट्रक्ट जो समाज द्वारा निर्धारित होता है। जेंडर बायस क्या होता है, लैंगिक पूर्वाग्रह। इसमें और मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। जैसे स्कूल कंपटीशन में बॉयज़ और गर्ल्स में से गर्ल्स को प्राथमिकता देना है। हमें क्या करना है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को इक्वल रखना है। सेक्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जैविक अवधारणा, मेल जो है बाहर जाके कमाएगा, फीमेल घर में रहेगी। जेंडर सोशल कंसेप्ट, सामाजिक अवधारणा, ठीक है। एक टीचर को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए और लड़का लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, लैंगिक रूढ़िवादिता,
जो चीज़ें तथ्य पहले से चलती आ रही है उसी को मानना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। जैसे महिला घर के काम करती है और पुरुष घर के बाहर, या फिर लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती हैं और गुड़ियों से खेलती है, गुड़ियों से लड़कियां खेलती है। ये सब जेंडर बायस में आते हैं, यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में आती है। ठीक है। फिर आता है टॉपिक 13 समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर यानी कंटिन्यूअसली चलते रहता है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स। ठीक है। समाजीकरण इकाइयों के प्रकार। बच्चे के समाजीकरण के मुख्यतः दो तरह की एजेंसी काम करती है। पहला होता है एक्टिव एजेंसी यानी सक्रिय एजेंसी। इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि। दूसरा होता है पैसिव एजेंसी जिसे निष्क्रिय एजेंसी कहते हैं। इसका बच्चा पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। समाजीकरण की इकाइयाँ, एजेंट्स या फिर यूनिट। पहला होता है परिवार, फैमिली। समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है और यह समाजीकरण की पहली इकाई होती है। दूसरा स्कूल, टीचर्स, गेम्स, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, ये सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसीज होती है यानी यूनिट होती है। टॉपिक 14 चिंतन, थिंकिंग। चिंतन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा कब तक चलता है, यह समस्या समाधान होने तक चलता है। चिंतन के प्रकार, पहला होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग यानी स्वलीन चिंतन। इसमें क्या होता है, स्वयं में लीन रहना, ऐसा कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। दूसरा होता है रियलिस्टिक थिंकिंग, यथार्थवादी चिंतन। यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, अभिसारित चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या होगा, दिल्ली होगा। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत यानी इन क्लोज इंडेड वाला होता है। ये इनसाइड द बॉक्स, कुएं का मेढक। ठीक है। अब सारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। इसमें समस्या को कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति, सृजनात्मक क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें आदि। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त इंडेड, ओपन इंडेड होता है। आउट ऑफ द बॉक्स, कुएं से बाहर निकलना। फिर उसके बाद तीसरा होता है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। गुण और दोषों को देखते हुए इसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग। चिंतन के प्रकार, पहला होता है कॉन्क्रीट थिंकिंग, प्रत्याक्षात्मक चिंतन। जो चीज़ें दिखाई देती है उनके बारे में चिंतन करना कॉन्क्रीट थिंकिंग, प्रत्याक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है। दूसरा होता है प्रत्ययात्मक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त। जो चीज़ें नहीं दिखाई देती उनके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। फिर तीसरा होता है काल्पनिक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग। पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं वो काल्पनिक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग कहलाता है। फिर उसके बाद होता है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। अब आते हैं टॉपिक 15 बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रेड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रेड सेंट्रल एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक
जॉन डीवी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, इंटरेस्ट, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण क्या होता है, रुचिकर होता है। बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, यानी एक्टिव और निर्माता होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्तियों, एटीट्यूड्स, इच्छाओं, इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बने हैं, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण ऑलराउंड विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर इसमें जो है, इसमें सहयोगितापूर्ण अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करें और सोशल स्किल को सीखें। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली, पोलर प्रोसेस बताया है। ट्राइपोलर यानी प्रोसेस क्या होता है, त्रिध्रुवीय प्रणाली। इसमें टीचर जो होता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बालक जो होता है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसे स्टूडेंट बोलते हैं। पाठ्यक्रम जो होता है मध्यस्थ चर, इंटरमीडिएट वेरिएबल होता है, जिसे सरिकुलम बोलते हैं। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजू भाई को दिया जाता है। टॉपिक 16, आकलन या मूल्यांकन, असेसमेंट या इवोल्यूशन। आकलन, असेसमेंट, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन एक संक्षिप्त शॉर्ट प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का तरीका है और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि जो भी कंसेप्ट से संबंधित कन्फ्यूजन बच्चों को है उसको समझाना चाहिए। ये तुरंत नहीं समझाना चाहिए, कुछ मतलब जो है उसमें जो भी एरर आता है उसको तुरंत नहीं समझाना चाहिए। कुछ दिनों बाद उसको बताना चाहिए कि ये ऐसे पढ़ो। ठीक है। आकलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। यानी पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिंदी होता है रचनात्मक आकलन और समेटिव असेसमेंट का हिंदी होता है योगात्मक आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। जो समेटिव असेसमेंट होता है योगात्मक आकलन, साल के अंत में किए जाने वाला योगात्मक आकलन कहलाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट, ठीक है, सीखने का आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखने के लिए आकलन। सेल्फ असेसमेंट, सीखने के रूप में आकलन। अब इवोल्यूशन क्या होता है? मूल्यांकन, किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण या दोषों को विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक तथा एवं गुणात्मक दोनों होता है। यह अधिगमकर्ताओं को सीखने के प्रोसेस में मदद करने का तरीका खोजता है। मूल्यांकन इस बात पर फोकस करता है कि लर्नर जो है क्या और कैसे सीख रहे हैं। कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE, ठीक है, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो,
और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है। सीसीए इसलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल लेस फ्रीक्वेंट पर होने वाली गलतियों को सुधारना। स्कूल बेस्ड असेसमेंट एसबीए, इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमता और कैपेबिलिटीज़ को बेहतर बनाता है। गत्यात्मक मूल्यांकन डायनेमिक असेसमेंट, यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। मूल्यांकन की विशेषताएं, वैधता वैलिडिटी, वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाता है। व्यावहारिकता प्रैक्टिकलिटी, मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक व्यावहारिक और कुशल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षा का प्रभाव ना पड़ता हो वो क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठता। व्यापकता, इसमें सारे गुणों का मापन होता है। अब देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है और रिकॉर्ड क्या होता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निष्क्रिय अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का यह उद्देश्य होता है कि उसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल्स, एटीट्यूड एक्सेट्रा। कम्युलेटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक अटेंडेंस, अचीवमेंट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण डायग्नोस्टिक टीचिंग, निदान का अर्थ है कारण जानना, यानी इसमें बच्चे की असफलता, कमियों और कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग, बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। टॉपिक 18 शिक्षण की कमियां। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट्स खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में एक ही हिंट दिया जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके स्टेप, पहला समस्या को चुनना, दूसरा समस्या के कारण का पता लगाना, तीसरा समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, चौथा समस्या का समाधान की योजना बनाना, पांचवा समाधान को चुनना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, छठा रिजल्ट का मूल्यांकन करना, सातवां समस्या समाधान को पुनर्परिभाषित रीडिफाइन करना और उन पर पुनर्विचार रिकंसिडर करना। ठीक है। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इस विद्यार्थी में तर्क करते हुए जो विद्यार्थी है एग्जाम्पल से रूल की ओर जाता है और मैक्रो टू माइक्रो जाता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। इसका जो लक्ष्य होता है वो विशिष्ट से सामान्य यानी स्पेसिफिक टू जनरल होता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, नोन से अननोन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, प्रत्यक्ष से
प्रमाण की प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ। निगमन विधि क्या होता है? डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इस विधि में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर यानी माइक्रो से मैक्रो की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल से स्पेसिफिक की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरा प्रोजेक्ट मेथड। इसके प्रवर्तक किल पैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि डायरेक्ट मेथड, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होता है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। पांचवा है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भाग में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। छठा है संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में होता है। अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। इस विधि में बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना एवं नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध अशुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। यह विधि स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। चंकिंग, खंडीकरण। इसमें बच्चों को कंसेप्ट को टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना। अब जो टॉपिक 19 है वो है हम लोग का मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश या जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे जो शक्ति लगाते हैं वो क्या होता है? मोटिवेशन होता है। अब देखिए मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो आंतरिक अभिप्रेरण यानी इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है
तो वह आंतरिक रूप से यानी इंटरनल मोटिवेटेड है। दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसको हिंदी में बाह्य अभिप्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित होता है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, बच्चों को सरकारी अध्यापक बनाने के लिए उसके पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या लालच देना। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या क्या होता है। देखिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत, मैस्लो हर्ची नीड्स थ्योरी। ठीक है, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम एच मैस्लो थे, जो 1968 से 1970 में तक अब्राहम एच मैस्लो थे। ठीक है, मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकता होती है। पहला होता है फिजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक ज़रूरत, इसमें भूख, प्यास, सोना, सेक्स आदि आता है। दूसरा होता है सेफ्टी नीड्स, इसमें शारीरिक, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी आदि की ज़रूरत होती है। तीसरा होता है बिलोंगिनेस नीड्स, आत्मीयता की आवश्यकता, इसमें लगाव की ज़रूरत, दोस्ती, परिवार, जीवन साथी आदि आते हैं। चौथा होता है स्टीम नीड्स, इसमें सम्मान की आवश्यकता होती है, इसमें आत्मसम्मान, स्वविश्वास, उपलब्धि, दूसरों को सम्मान एवं दूसरों से सम्मान की अभिलाषा होती है। पांचवा होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्टिवेलाइजेशन, स्वयं स्वप्रत्यक्षीकरण, समस्या निवारण, रचनात्मक सहजता, भेदभाव से परे, तथ्यों का स्वीकार करना आदि। अब देखिए अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है। आवश्यकता नीड, पहला नीड है, पहले उसको नीड होना चाहिए कि सीटेट पास होना है, करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। दूसरा ड्राइव, अंतर्नोद प्रबल, नीड को पाने में हेल्प करता है। तीसरा है स्टिम्युलस अप्रोसल, उत्तेजना, नीड को पाने के लिए आपको उत्तेजित करते हैं। लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल को पाने में हेल्प करता है। उपलब्धि, अचीवमेंट, गोल जब प्राप्त हो जाता है। उत्तेजना की कमी, जब गोल प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, उससे उत्तेजना की कमी होता है। अब देखिए जो हमारा टॉपिक 20 है वो है मेमोरी, स्मृति। स्मृति जो कुछ भी व्यक्ति देखता है, सुनता है, समझता है, उसको व्यक्ति अपने मस्तिष्क में बिठा लेता है, वही स्मृति यानी मेमोरी कहलाता है। दूसरे शब्दों में पूर्व अनुभवों को मस्तिष्क में इकट्ठा रखने की क्षमता ही स्मृति कहलाती है। स्मृति यानी मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सेंसरी मेमोरी, दूसरा होता है शॉर्ट मेमोरी और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जिसको संवेदी स्मृति कहते हैं। संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी में चीज़ें 1 सेकेंड या उससे भी कम समय तक याद रख पाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, इस मेमोरी में व्यक्ति 30 सेकेंड या 30 सेकेंड से भी कम समय तक व्यक्ति चीज़ों को याद रख पाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, इस अवस्था में व्यक्ति 30 सेकेंड या उससे अधिक समय तक सूचनाओं को याद रख पाता है। तो मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं। सेंसरी में 1 सेकंड तक याद कर पाता है, शॉर्ट मेमोरी में 30 सेकंड या उससे कम याद रख पाता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में 30 सेकंड या उससे ज़्यादा याद रख पाता है। फिर आता है मेटाकॉग्निशन, अभिसंज्ञान। जब आदमी अपने सोच के बारे में सोचता है तो उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। फिर आता है एनालॉजी, अनुरूपता। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को रेफर करना एनालॉजी कहलाता है। फिर आता है प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजरल नॉलेज। ऐसा नॉलेज जो एक प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है, प्रोसीजरल नॉलेज कहलाता है। जैसे सीटेट पास करने के लिए पहले क्या करना है, मैराथन देखना है, फिर नोट्स बनाना है, फिर मॉक टेस्ट देना है, फिर उसके बाद सीटेट निकल जाएगा। अच्छा, स्मृति विषयक मेमोनिक डिवाइस, यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें किसी चीज़ को याद करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक।
ठीक है। जैसे बीप ग्योर, इसका यूज रेनबो के कलर को याद करने में किया जाता है। अब चंकिंग, खंडीकरण, इसमें बच्चों को कंसेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर को के 10 अंकों की संख्या को 3, 4 या 2 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना। कॉग्निशन या इमोशन, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड, अंतर्संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा गया है कि सभी बच्चों के लिए, चाहे बच्चा तेज हो या कमज़ोर हो, दिव्यांग हो, सभी के लिए शिक्षा अधिगम समान होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें बोला गया है कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। फिर उसके बाद इसमें बोला गया है कि व्यक्ति के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाए। इसमें जो है सहयोगात्मक अधिगम हो, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान रखा जाए। इसमें जो शिक्षा शास्त्र हो क्या हो, लचीला हो। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, इसमें क्या हो, टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या हो, एक्टिव हो। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो, ठीक है, कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाए। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करवाया जाए। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन हो। अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना हो, ठीक है, यानी जितने भी लर्नर है सब एक समूह बनाकर कार्य करें, ठीक है। तो ये हम लोग का जो टॉपिक था CDP का वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।